अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है व्हाई इंडिया कैन नेवर बी एज रिच एज चाइना अभी एंड न्यू। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो लिंक से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर कर, फॉलो किया चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल लिंक का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भारत चाइना जितना अमीर कभी भी नहीं बन सकता। रीजन है डेमोक्रेसी। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना एक डिक्टेटरशिप है। लेकिन चाइना की डिक्टेटरशिप कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ प्लेन की स्पीड से जाने वाली ट्रेन्स है। यहाँ सिर्फ 19 दिनों में एक 50 फ्लोर की बिल्डिंग बन जाती है। और तो और इस डिक्टेटरशिप का एक एआई प्रोडक्ट अमेरिका के स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख सकता है। लेकिन भारत की डेमोक्रेसी कुछ ऐसी दिखती है। इस वीडियो का पर्पस आपको भारत के बारे में नेगेटिव फील कराना बिल्कुल नहीं है। हमें आपको एक आईना दिखाना है कि कैसे डेमोक्रेसी कभी कभी प्रोग्रेस के लिए बाधा बन सकती है। और इस वीडियो के एंड में हम कुछ सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे जिससे हम प्रोग्रेस कर पाए, और वो भी डिक्टेटरशिप बने बगैर। अगर आपको हमारा ये सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे हमें ऐसे ही सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। चैप्टर 1, चाइना आगे गया कैसे। चाइना रिच क्यों है, ये समझने के लिए ये क्लिप देखिए। ये 2008 की बीजिंग ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी है, जहां 2008 ड्रमर्स परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म कर रहे हैं। दिस वाज चाइना's movement to tell the world this is China. We have arrived. ये ग्राफ देखिए, यहाँ रेड लाइन चाइना का जीडीपी है और ब्लू लाइन इंडिया का जीडीपी। और 1980s तक दोनों देश ऑलमोस्ट बराबरी पर हैं। लेकिन 1980s के बाद क्या होता है जरा देखिए। 1980s के बाद ऐसा क्या हुआ कि चाइना भारत से इतना आगे निकल गया। चाइना की टोटल जीडीपी है $17 ट्रिलियन, which means 17 लाख करोड़ डॉलर्स, और हमारी $3.5 ट्रिलियन, which is 3.5 लाख करोड़ डॉलर्स। चाइना का एक एवरेज इंसान $12,600 यानी 11 लाख रुपए हर साल कमाता है, और भारत का सिर्फ $2,400 यानी कुछ 2,09,000। इस डिफरेंस की शुरुआत कहाँ हुई? The answer is this man, डेंग शाओपिंग। 1978 में डेंग शाओपिंग के लीडरशिप के अंडर चाइना में रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप पॉलिसी आई, जिसका लक्ष्य एक ही था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने 1 by 1 हर्डल्स हटाए, जैसे जुडिशरी का हर्डल, लोकल गवर्नमेंट का हर्डल या फिर सिविक सोसाइटी का हर्डल। और ये सब तब हुआ जब भारत में एक टेलीफोन खरीदने के लिए भी 3 साल का वेट करना पड़ता था। भारत में लाइसेंस राज था, जहां भारत की डेमोक्रेसी ने बाधाएं बढ़ाई, चाइना की डिक्टेटरशिप ने बाधाएं हटाई। मैंने कॉलेज में सीखा था कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड यानी जगह और नेचुरल रिसोर्सेस, लेबर यानी ह्यूमन एफर्ट, कैपिटल यानी पैसा जो मशीनरी और टूल्स खरीद सकता है, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी इन तीनों चीजों को कंबाइन करने वाला बिजनेस ओनर। इनमें से लैंड और कैपिटल का प्रॉब्लम चाइना ने SEZ से सॉल्व किया। चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए और अंडर डेवलप्ड एरियाज को स्ट्रेटेजिकली डेवलप किया, जैसे कि शेंजन, जो एक फिशिंग विलेज था। लेकिन यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई गई, टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए, रेगुलेशंस कम कर दिए गए। आज शेंजन में एप्पल और हुआवे जैसे कंपनीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं। आपके घर में आने वाला मिक्सर, वॉशिंग मशीन या फिर आपकी कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स शेंजन में ही बने होंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तो भारत में भी होते हैं, लेकिन वो चाइना जितने अच्छे परफॉर्म क्यों नहीं करते? I guess they don't really focus on exports or manufacturing. इसी वजह से चाइना ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, और 2009 आते आते चाइना ने जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये एक केयरफुली प्लान्ड स्ट्रैटेजी का नतीजा है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हर 5 साल में सरकार बदलने पर चेंज नहीं होती। चाइना की डिक्टेटरशिप पॉलिसी को कंसिस्टेंट रखती है, लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करती है। चाइना में अगर डिक्टेटरशिप न होती तो चाइना हुकू सिस्टम न ला पाता। क्या है ये सिस्टम? बेसिकली चाइना के हर सिटीजन को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक होता है रूरल और दूसरा होता है अर्बन। ये चाइना का इंटरनल वीसा सिस्टम है, यानी एक लेबरर काम करने के लिए रूरल से अर्बन एरिया में आ तो सकता है, लेकिन वो अपने परिवार को नहीं ला सकता, क्योंकि उन्हें रूरल हुकू होने की वजह से सरकारी स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलेगी, सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं होगा। इस सिस्टम की वजह से कोई काम करने के लिए अगर शहर में आया तो बूढ़ा होने के बाद वो शहर में
में रहना अफोर्ड नहीं कर सकता तो वापस चला जाता है। शहरों में स्लम्स नहीं बनते। अगर आपके पास रूरल हुकू है और अगर आप शहर में आते हो और आपके शहर में बच्चे होते हैं, फिर भी उनके पास रूरल हुकू ही होगा। इससे चाइना ने लेबर का प्रॉब्लम सॉल्व किया और साथ ही साथ ये भी अश्योर किया कि लोग अपने फैमिली के साथ शहरों में माइग्रेट ना करें। आपको क्या लगता है, क्या ये सिस्टम फेयर है? क्या भारत को ऐसा सिस्टम लाना चाहिए ताकि हमारे शहर ओवर क्राउडेड न हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। चैप्टर 2, चाइना और भारत। चाइना और भारत में डिफरेंस क्या है, आप इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। चाइना ने 40,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। भारत भी रेल को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2015 में ही अप्रूव हो चुका था, लेकिन लैंड एक्विजिशन न होने की वजह से वो अभी तक अधूरा ही है। डिस्प्लेस्ड फार्मर्स की कॉम्पेंसेशन के लिए लीगल बैटल्स जारी है। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन भारत के 78% रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, 75% रेल प्रोजेक्ट्स, 22% पावर प्रोजेक्ट्स ऐसे ही लैंड डिस्प्यूट्स के चलते रुके पड़े हैं। इंडिया की जो भी ग्रोथ है वो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की वजह से ही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को यहाँ काम कहाँ करने दिया जाता है? वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लेते हैं। रतन टाटा नैनो का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में करना चाहते थे। 1 लाख के अंदर गाड़ी बनाने का उनका सपना था, जो वेस्ट बंगाल की सरकार ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बात है 2011 की, जहां भारत में प्राइवेट प्लेयर्स को पब्लिक एनिमी के तौर पर देखा गया और चाइना में उन्हें वेल्थ क्रिएटर्स के तौर पर देखा गया। 2010 में जेंगजू में आईफोन की फैक्ट्री लगनी थी। अप्रूवल्स 3 वीक्स में मिल गए। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आईफोन्स इंडिया में भी बने, लेकिन होता क्या है, 2000 वर्कर्स ने खिड़कियां तोड़ी और आग भी लगाई। ऐसे केसेस होते ही रहते हैं, इनफैक्ट हो रहे हैं। सैमसंग तमिलनाडु में फोन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हो क्या रहा है? The communists are protesting to create a workers' union. When have communist protests ever achieved anything good in India? मुंबई में भी बहुत सारे मिल्स थे जो बहुत सारे वर्कर्स को एम्प्लॉय करते थे, लेकिन ऐसे ही प्रोटेस्ट की वजह से सारे मिल्स बंद हो गए और न जाने कितने लोगों के जॉब्स ऐसे ही चले गए। नुकसान किसका हुआ? जो बिजनेस ओनर्स थे उन्होंने शायद मूव ऑन करके नई फैक्ट्रियां खोल दी, लेकिन उन वर्कर्स का क्या? नुकसान वर्कर्स का ही हुआ। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी न्यूज लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एनकरेज करती है या सोचने पर मजबूर करती है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, चलो जर्मनी भाग जाते हैं? ये सारी बातें इंडियन टैलेंट को देश छोड़कर बाहर सेटल होने पर मजबूर करती हैं। देश के यूथ का सबसे बड़ा एम्बिशन देश छोड़ के कहीं दूसरे देश में सेटल होना यही बन चुका है। Whereas चाइना का प्लान अलग है। चाइना ने यंग 1000 टैलेंट प्लान लाया, जिसके थ्रू चाइना फॉरेन में रहने वाले साइंटिस्ट, एकेडमिक्स और एंटरप्रेन्योर्स को वापस चाइना अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे प्रोडक्शन की चौथी कड़ी एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। चाइना में अलग अलग ग्रांट्स होते हैं जिनसे एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज किया जाता है, लेकिन भारत का फोकस सिर्फ जो काम नहीं करता उस पर है। जो काम करता है उसे एनकरेज करना बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट देयर आर नो स्ट्रेट रूल्स इन इंडिया। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो रूल्स का एक सेट गाइडलाइन है ही नहीं। सो कल जब आपके दरवाजे एक इंस्पेक्टर आता है और कहता है कि आपके पास ये लाइसेंस नहीं है या फिर आपने ये रूल तोड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं? हाथ ऊपर कर सकते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो रूल्स आपको फॉलो करने हैं, जो लाइसेंसेस आपको चाहिए, वो सब एक जगह पे कहाँ मिलते हैं? 100 दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। फिर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं होता, या तो आप उस लॉ के अंडर प्रोसिक्यूट हो जाओ, यानी जस्टिस सिस्टम में अटक जाओ, या फिर आप उस इंस्पेक्टर को ब्राइब दे दो कि मेरे प्रॉब्लम को गायब कर दो। मोस्ट ऑफ द पीपल विल जस्ट चूज टू लेट द प्रॉब्लम गो अवे। डज दिस हेल्प एनीवन? नॉट रियली, जस्ट द इंस्पेक्टर्स। यही भारत की डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है कि डेमोक्रेसी अपस्किलिंग की दुश्मन है, क्योंकि जब तक कोई गरीब है, जब तक कोई अनएजुकेटेड है, तब तक वो भीख की तरह दिए हुए मुफ्त राशन और सस्ते सिलेंडर से खुश है। लेकिन अगर वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो वो सवाल पूछेगा, हमारे जस्टिस सिस्टम स्लो क्यों है, रास्ते इतने खराब क्यों हैं, हवा साफ क्यों नहीं है? और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि जनता सवाल पूछे। दिस इज व्हाई डेमोक्रेसी इज नॉट परफेक्ट। चैप्टर 3,
आई हेट डेमोक्रेसी। चाइना रिच है क्योंकि चाइना में इलेक्शंस नहीं होते। चाइना में वन पार्टी डिक्टेटरशिप है। चाइना में 1949 से कम्युनिस्ट पार्टी का ही राज है और इस पार्टी का लीडर चुनने के लिए उनके इंटरनल इलेक्शंस होते हैं। लेकिन द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। इस बार के इलेक्शंस में एक भी बंदे ने शी जिनपिंग के अगेंस्ट वोट किया ही नहीं। इस वीडियो के बाद कई लोग सोचेंगे दैट आई हेट डेमोक्रेसी, और कहानी इतनी सिंपल नहीं है। चलिए आपको एक सिंपल सी स्टोरी सुनाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप एक प्लेन में हैं और 35,000 फीट की ऊंचाई पर आराम से उड़ रहे हैं। अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है कि एयरलाइन ने एक नई पॉलिसी बनाई है कि पैसेंजर्स डिसाइड करेंगे कि प्लेन कौन चलाएगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, एक वेल ट्रेन्ड एक्सपीरियंस्ड पायलट जिसने कई सालों के लिए प्लेन चलाया हुआ है, जो टर्ब्यूलेंस को हैंडल कर सकता है और इमरजेंसी में टफ डिसीजंस ले सकता है। या फिर ऑप्शन बी, एक फ्रेंडली बंदा जो बातें मस्त करता है, जो आपको कहता है कि आप अनलिमिटेड ड्रिंक्स पी सकते हो, आपको प्लेन पर स्मोक करने की परमिशन दे देता है, कहता है कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होता भी है मैं संभाल लूंगा, और तो और कहता है कि आपको मिलेंगे साल के 10 इंटरनेशनल फ्लाइट्स मुफ्त मुफ्त मुफ्त। आप किसे चुनेंगे? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, प्लेन के ज्यादातर लोग किसे चुनेंगे? एक सेकंड पॉज कीजिए और सोचिए। हो सकता है कि आप एक रैशनल थिंकर हो और सोचोगे कि बॉस, साल के 10 फ्री फ्लाइट्स तो तब वसूल होंगे जब हम लैंड करेंगे। लेकिन गारंटी है कि आपके बगल में बैठे हुए लोग काम को छोड़कर बाकी सारी चीजें देखेंगे। वो देखेंगे कि पायलट का रिलीजन क्या है, वो किस भाषा में बात करता है, वो कैसे कपड़े पहनता है, वो कितने बड़े बड़े प्रोमिसेस करता है, वो कितना गोरा है, कितना काला है, उसका परिवार कैसा है, उसका लास्ट नेम क्या है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि पब्लिक हमेशा ये नहीं देखती कि अच्छा पायलट कौन है, किसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इलेक्शंस आर अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, तो जो बातें ज्यादा पॉपुलर हैं वही बातें ज्यादा प्रमोट होती हैं। एंड आई हेट दिस पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। कोई फ्री में बिजली देता है तो कोई फ्री के लैपटॉप्स, कोई फ्री गैस सिलेंडर देता है तो कोई किसी जाति के लोगों को फ्री में फॉरेन एजुकेशन देने की गारंटी। और हम इस कॉम्पिटिटिव सोशलिज्म में ऐसे अटक चुके हैं कि डेवलपमेंट पर वोट्स नहीं मिलते। ये बात हर पार्टी समझ चुकी है। तो डेवलपमेंट करने के लिए इंसेंटिव ही कहाँ है? अच्छे शहर बनाने के लिए इंसेंटिव ही कहाँ है? फोकस कहाँ होता है? फोकस यहाँ होता है और यहीं पर होने वाला है। इन्हें छोड़कर सब्सिडीज और फ्रीबीज हमारे सेंट्रल बजट का 26% यानी 1/4 खा जाती हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको इसका कोई बेनिफिट मिलता है या नहीं, कि आपके लिए ये बातें मायने रखती हैं या नहीं, लेकिन आपके किसी पड़ोसी के लिए ये बातें मायने रखती हैं और आपके पड़ोसी भी वोट देते हैं। और वोट से बिग बॉस का विनर चुना जा सकता है। अगर टैलेंट को परखना है तो वोट्स हमेशा सही नहीं हो सकते, यही सच है। आज हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में 46% एमपीज ऐसे हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। हम कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को हमारे लीडर्स बना रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि देश आगे क्यों नहीं जा रहा। चाइना में ये प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए चाइना कंट्रोवर्शियल डिसीजंस ले सकता है जो देश की ग्रोथ अश्योर करे। जैसे 2018 में चाइना ने प्रेसिडेंशियल लिमिट्स हटा दिए ताकि शी जिनपिंग हमेशा के लिए चाइना का लीडर बने रहे। चाइना ने ओवरनाइट प्राइवेट फॉर प्रॉफिट एजुकेशनल ट्यूशंस को बंद कर दिया। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के लिए 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोगों को अपने घरों से निकाल दिया गया। लेकिन चाइना ऑफिशियल नंबर सिर्फ 6,000 बताता है, यानी बाकी सारे लोगों को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला था। सोचिए, अगर चाइना में धारावी होती तो रीडेवलपमेंट के लिए रुकना नहीं पड़ता, किसी को भी घर नहीं मिलता। हाँ, अगर प्रोटेस्ट की या मीडिया से बात की तो जेल में एक कमरा लाइफ टाइम के लिए मिल जाता। What I really admire about China is that they are ruthless about everything. अगर कोई भी चीज उनके देश के हित में है तो वो उस चीज पर एक्ट करेंगे। उन्हें एक मिलिट्री पावर बनना है तो वो नेवल सुप्रीमेसी दिखाएंगे, वो जाके राड़ा करेंगे 100 देशों के साथ। Whether that is right or wrong is a different discussion, but they come out and they showcase their strength. They don't sit and say that we are going to sit back and do nothing. चाइना हर चीज को पीछे से रिवर्स इंजीनियर करता है। उन्हें पता है कि उन्हें AI पे काम करना है, मींस करना है। For that they'll attract the best talent and they'll do something that absolutely shocks the world. The best part about China is just the fact that वो बहुत दूरदृष्टि रखते हैं। हम हमारे पॉलिसीज में हमेशा कैच अप ही खेलते रहते हैं। ओ
एक शहर का पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ गया, अब उस पॉपुलेशन को वहाँ फिट कैसे करना है, उसको कैसे करना है, इस पर फोकस करेंगे। लेकिन चाइना यही देखेगा कि मुझे 1000 शहर बनाने हैं जहाँ लोग फिट हो जाए, तो वो उस पर काम करेगा। चाइना के पास अपने टियर 5 सिटीज के बारे में भी सुंदर वीडियोस हैं, शोइंग अ स्काईलाइन, शोइंग पार्क्स, शोइंग फुटपाथ्स, शोइंग दैट दे आर एक्सेसिबल ब्यूटीफुल सिटीज। लेकिन भारत के कोई टियर 5 शहर के वीडियोस देखे तो इट लुक्स लाइक द सेम हेल होल। इनफैक्ट कोई भी बड़े शहर के वीडियोस देख लीजिए, दे लुक लाइक हेल होल्स टू। इनफैक्ट एवरी प्लेस इन मुंबई इज डग अप एज इफ बीएमसी नीचे तेल ढूंढ रही है। एयर क्वालिटी की धज्जियां लगी हुई है और अगर यहाँ के रास्तों की वीडियोस लीक हो गए तो माय गॉड, कोई भी मुंबई नहीं आना चाहेगा। मुंबई वर्ल्ड क्लास शहर कैसे बन पाएगी? हाउ आर वी इवन गोइंग टू कम्पीट? चाइना में ऑप्शन नहीं होता। इनफैक्ट चाइनीज प्रॉपर्टी लॉ कहता है कि यहाँ प्राइवेट लैंड वाली कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सारा का सारा लैंड सरकार का है। चाइना का पॉपुलेशन कंट्रोल में लाने के लिए 1979 से 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी थी, लेकिन जब भारत में नसबंदी की बात हुई तो सरकार गिर गई। चाइना में उइगुर मुस्लिम्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनते हैं और कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करता। पाकिस्तान में इसके बारे में बात तक नहीं होती, लेकिन भारत में अगर सीएए लाने की बात होती है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, इवन दो इट हैज नथिंग टू डू विद द सिटीजंस ऑफ इंडिया। चाइना की प्रोग्रेस ऐसे ही कई कंट्रोवर्शियल डिसीजंस के फाउंडेशन पर खड़ी है, जो अगर भारत में होने लगे तो कुछ लोग तो राह ही देखते हैं कि कब हम भारत को एक डिक्टेटरशिप कह सकें। चैप्टर 4, हम क्या कर सकते हैं? यू सी, भारत का प्रॉब्लम यह है कि भारत में वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हैं, यानी डेमोक्रेसी के जो फ्लॉज हैं वो भी है और डिक्टेटरशिप के जो फ्लॉज हैं वो भी है, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट। डेमोक्रेसी के फ्लॉज क्या है? डेवलपमेंट स्लो होती है, रास्ते महीनों के लिए खुदे हुए रहते हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। करप्शन होता है और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स पर कोई एक्शन नहीं ली जाती, और लीडर्स देश के बारे में कम, इलेक्शंस के बारे में ज्यादा सोचते हैं। डिक्टेटरशिप के फ्लॉज क्या हैं? कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती। किसी पॉलिटिशियन के बारे में फेसबुक पोस्ट करो तो अगले दिन घर गुंडे आ जाएंगे। किसी ब्यूरोक्रेट की पोस्ट को लाफिंग वाला रिएक्शन दे दो तो केस हो जाएगी। और रूल्स सबके लिए अलग अलग होते हैं। नेता असेंबली में बैठकर गंदी चीजें देख सकते हैं, लेकिन एक जोक की वजह से नेशनल संस्कृति भ्रष्ट हो जाती है। दोनों बातें गलत हैं, दोनों बातें नहीं होनी चाहिए और दोनों को एज सिटीजंस सेम सजा भी होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? चाइना में सिंगल पार्टी रूल है, लेकिन क्या भारत के लिए ये सोल्यूशन सही होगा? अगर एक सिंगल पार्टी की सत्ता होना देश को सुधार सकता तो 1947 से लेकर 1977 तक भारत में भी कंटिन्यूअसली एक ही पार्टी की सरकार थी। भारत में तो चाइना जैसी रैपिड डेवलपमेंट हुई ही नहीं, क्योंकि हमने हमेशा वेल्थ क्रिएटर्स को क्रोनी कैपिटलिस्ट की नजर से ही देखा। यस, बड़े बिजनेसमैन स्कैम करते हैं, लेकिन सभी नहीं करते। यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि चाइना में कोई करप्शन नहीं होता, नहीं। इनफैक्ट इफ यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ चाइना में एक्चुअली हर लेवल पर करप्शन होता है। लेकिन चाइना में उस करप्शन के अगेंस्ट होता क्या है? रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना ने डिसाइड किया है कि अगले ओलंपिक्स में मुझे इतने गोल्ड मेडल्स चाहिए, तो वो रिवर्स इंजीनियर करके उस पर मेहनत करते हैं। सो द पीपल आर प्रॉमिस्ड कि अगर आप इतने गोल्ड मेडल्स ला पाए तो आपको इतने सारी चीजें मिल जाएंगी, इतना सारा पैसा, घर, इतने सारे चीजें मिल जाएंगी। सो दे आर एक्चुअली मोटिवेटेड टुवर्ड्स ब्रिंगिंग रिजल्ट्स बिकॉज देन इट गिव्स देम व्हाटएवर इंसेंटिव्स और मनी और व्हाटएवर देयर इज। लेकिन भारत में करप्शन भी होता है और रिजल्ट्स भी नहीं होते। आई मीन व्हाट सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस इज दिस? अगर आप पैसे ले रहे हो तो एटलीस्ट ये तो इंश्योर कर दो कि रास्ते सही हो, शहर सुंदर दिखे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर करप्शन करना ही है तो एटलीस्ट ये तो इंश्योर करो कि एंड रिजल्ट सही हो, एंड रिजल्ट कुछ अच्छा बने। यहाँ सिंगापुर के फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर की एक लाइन याद आती है, दैट द गवर्नमेंट्स रोल वाज नॉट टू रन द इकोनॉमी बट टू इंश्योर दैट इट रैन। हमें एक एटीट्यूड चेंज की जरूरत है। इंडिया इज नॉट द नेक्स्ट चाइना और वो हमारा गोल होना भी नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक झूठ बोला था कि भारत चाइना जितना रिच नहीं हो सकता। दैट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। क्यों पता? क्योंकि चाइना की जो स्ट्रेंथ्स है वही उनकी वीकनेसेस बनने वाली है। डिक्टेटरशिप की वजह से चाइना के चारों दिशाओं में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। चाइना को कोई भी नेबर पसंद नहीं करता। चाइना एग्जिस्ट करता है क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।
जैसे ही चाइना के लिए ऑल्टरनेटिव्स आते हैं, बिजनेसेस चाइना से बाहर शिफ्ट करेंगे। और हमने कोविड में यही देखा कि कितने सारे बिजनेसेस चाइना से वियतनाम और थाईलैंड शिफ्ट हुए। सवाल यही होना चाहिए कि ये बिजनेसेस चाइना से दूसरे किसी देश क्यों जाते हैं और भारत क्यों नहीं आते। रीजन नंबर 1 है हमारे शहर। भारत 1947 से 4 शहरों पर डिपेंडेंट है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम, पुणे ऐसे कुछ अल्टरनेटिव्स आए जरूर, लेकिन हमारा माइग्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, विलेजेस टू सिटीज। हमें फोकस शहरों पर कम और गांवों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर करना होगा। गिफ्ट सिटी एक एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट है जो हर स्टेट में होनी चाहिए। लोगों को अपने स्टेट में ही एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस होने की जरूरत है, और जब तक ये नहीं होता हमें एक नेशनल रिमोट वर्क पॉलिसी की जरूरत है, जिससे लोगों को अपने नेटिव प्लेस को छोड़ने की जरूरत ना पड़े। रीजन नंबर 2 है मैन्युफैक्चरिंग। यू सी, भारत सीधा एग्रीकल्चर से सर्विसेज सेक्टर शिफ्ट हुआ है। सर्विस सेक्टर की वजह से फ्यूचर में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, क्योंकि एआई आ रहा है और एआई कई सारे एंट्री लेवल जॉब्स खा जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना ही होगा। भारत की जीडीपी का सिर्फ 14% मैन्युफैक्चरिंग से आता है और चाइना में ये नंबर 28% है, हमसे डबल। आज भारत का 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करता है, लेकिन इस सेक्टर का हमारे जीडीपी में सिर्फ 16% का ही योगदान है। इमेजिन 60% पॉपुलेशन सिर्फ 16% प्रोडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। ये देश का प्रॉब्लम है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करना होगा। चाइना ने सिग्निफिकेंट फोकस वोकेशनल ट्रेनिंग पर किया, जिससे उनके पास स्किल्ड लेबर तैयार हुआ। आज हमारे स्टूडियो के आसपास हर जगह नोटिसेस लगे हुए हैं कि रोजगार मिलेगा, टेलर चाहिए, कुशल कारीगर चाहिए, लेकिन लोग मिलते ही नहीं। इस मिसमैच को हमें सॉल्व करना ही होगा, एंड दैट स्टार्ट्स विद अ माइंडसेट शिफ्ट। सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, वोकेशनल ट्रेनिंग को लोग इस नजरिए से देखते थे कि इस बंदे को अच्छे मार्क्स नहीं मिले, जाओ वोकेशनल ट्रेनिंग कर लो। एंड इसीलिए इट वाज ऑलवेज लुक डाउन अपॉन कि कोई बंदा वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग को ऐसा सेकंड क्लास दर्जा दे दिया गया था। एंड यू नो व्हाट, फ्यूचर में भारत में इंजीनियर्स तो बहुत होंगे, लेकिन प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, पेंटर्स, कारपेंटर्स, जो एक्चुअल स्किल्ड लेबर हैं, जो बहुत उम्दा काम करते हैं, वो लोगों की बहुत कमी महसूस होगी, क्योंकि लोगों को जस्ट लगता है कि इंजीनियर बनने में बहुत शान है, लेकिन ये प्रोफेशंस करने में कोई शान नहीं है। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। रीजन नंबर 3 है इंग्लिश। चाइना में लोग इंग्लिश नहीं बोलते। हम दुनिया की लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा एडवांटेज होना चाहिए, लेकिन ये बस कॉल सेंटर ऑपरेट करने तक ही सीमित रह चुका है। हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। आज दुनिया भर में इंग्लिश टीचर्स की जरूरत है, तो दुनिया को इंग्लिश सिखाकर हमारा टैलेंट दुनिया का ब्रिज बन सकता है। हमें इस बात को रिकॉग्नाइज करना ही होगा। प्लस हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में इतना सारा हेरिटेज है जिसे हम यूटिलाइज ही नहीं करते। हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करते, उन्हें हमारा कल्चर दिखा नहीं पाते। ये एक अनटैप्ड पोटेंशियल है। कुछ दिनों पहले मैं महाराष्ट्र टाइम्स के एक एग्जीबिशन में गया था, जहां उन्होंने मराठाओं के हथियार, हमारे पोएम्स, हमारे आर्ट को एग्जिबिट किया था। ये हमारा गोल्डन हेरिटेज है। हर स्टेट में फोर्ट्स है, हिस्ट्री है, हमारा खाना है, और अगर ये सारी बातें दुनिया तक पहुंचानी है तो इंडियंस एक यूनिक एडवांटेज रखते हैं कि हमें इंग्लिश भी आती है और हम हमारी नेटिव लैंग्वेज भी जानते हैं। हमारी इस जनरेशन को इस ब्रिज का काम करना ही होगा, क्योंकि ये एडवांटेज बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रहने वाला है। हम ऑलरेडी हमारे मॉन्यूमेंट्स को, हमारे कल्चर को खो रहे हैं। कितने सारे स्टेट्स में हमारे फोर्ट्स डिसरिपेयर में पड़े हुए हैं, और अगर हम ही हमारे कल्चर की वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई भी फॉरेनर इसकी वैल्यू क्यों करेगा, कोई इसे प्रिजर्व क्यों करना चाहेगा। भारत को रीब्रांडिंग की सख्त जरूरत है। अगर आप इस मुद्दे पर और जानना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, जहां हमने टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी को कैसे मजबूत कर सकता है इस पर बात की है। क्योंकि दुनिया के हर देश से सीखकर भारत को 1% बेहतर बनाने से मुझे फर्क पड़ता है। डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में से ना दोनों चीज़ों में से भी एक चीज़ जो है वो सिलेक्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब आप दुनिया में देखते हैं ना तो आपको एक साइड पे जब डिक्टेटरशिप देखते हैं आपको वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड जो है वो नज़र आते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आपको नहीं भी इतने डेवलप्ड जो है वो नज़र आते। ऑन दी अदर साइड आप जब डेमोक्रेसी की तरफ देखते हैं तो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो नज़र आती हैं, और बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो डेमोक्रेसी में आपको बहुत ज़्यादा डेवलप्ड जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ पर बात करूँ ना तो हमारे यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा मसला जो आता है, जो
आपके काम में टांग अड़ाने वाले लोग होते हैं, वो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा तबाही जो है फेरते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो आपने चलें कारोबार करना तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपने ज़मीन अपने नाम पे भी रजिस्टर करानी है ना, तो आपको जो है ना वो जगह जगह जो है जाकर जो है दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, वो फिर कहेगा फ़लाना डॉक्यूमेंट फ़लानी जगह से लाओ, वो लेकर आओ, वो लेकर, बहुत सारे मसले होते हैं। बिल्कुल। अब भी मैं कहूँगी कि वाकई में ये जो टॉपिक था, इसमें कुछ चीज़ों का अगर देखा जाए तो पर्क आपको एक साइड पर नज़र आता है और कुछ का एक साइड पर नज़र आता है, किसी का ड्रॉबैक भी नज़र आता है, मतलब दोनों में आपको पर्क्स और ड्रॉबैक्स नज़र आते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसको बोला जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑनेस्टली बोलूँ मुझे लगता है डेमोक्रेसी में भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनका सिर्फ टाइटल डेमोक्रेसी है, अदरवाइज आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना होता नहीं है। वहाँ पर भी आपको जो है वो कंट्रोल किया जाता है कि आपने किस तरीके से कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। फिर उसके बाद बीच में एक जो पॉइंट बताया गया कि लोगों को पढ़ने लिखने नहीं उस तरह से दिया जाता, और ये चीज़ मैं अक्सर हमारे यहाँ पर भी बात करती हूँ जब हमारी डिस्कशंस होती है कि अगर वाकई में लोगों को पढ़ लिखने दिया जाएगा तो फिर आपको आप कह लो कि आपके काम करने के लिए लोगों की कमी हो जाएगी ना, क्योंकि आपको तो कोई ना कोई चाहिए और लोगों में एक सेंस आ जाएगी अपने राइट को लेकर, वो बोलेंगे, वो भी एक प्रॉब्लम जो है वो फिर फेस करनी पड़ेगी। बट मुझे ऐसा लगता है हमारे लोगों में ना सिविक सेंस की बहुत शदीद वाली कमी है, और ये इतनी ज़्यादा कमी है कि उनको ये नहीं पता कि उनको क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे अंदर एक मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, लोगों के अंदर एक अलग ही प्राइड जो है वो इंजेक्ट कर दिया गया है कि भाई मतलब वो अपने आप को कुछ समझते हैं, फिर जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं वहाँ पर भी वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की समझ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो, आप दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को देखते हो ना, तो आपको उनकी सोच में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में और अपने लोगों में एक बहुत वाज़िया फ़र्क जो है वो नज़र आता है। यार ये तो आप चले आम इंसान की बात करें ना, आम इंसान में जो यानी कि आप देखा जाए तो भाई आप कंट्री के सिस्टम को तो छोड़ ही दें, आप यहाँ पे घर के सिस्टम को भी अगर देखना है तो वहाँ पे भी आप अगर सवाल करते हैं ना तो आपको घर वालों की तरफ से इतना प्रेशराइज जो है वो किया जाता है कि भाई आप ये सवाल जो है वो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि भाई अगर अब यहाँ पे तरक्की की बात की जाए ना, मैं अब उस साइड पे आना चाहूँगा। नहीं सॉरी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगी। अगर कंट्री की भी हम बात करते हैं तो जो लीडर्स हम चूज करते हैं वो भी तो हमारे में से उठ कर आते हैं ना, तो वो भी हमारे जैसे ही फिर तरक्की का सोचेंगे। बिल्कुल। मैं अब यहाँ पे जो है ना कंट्री की बात करने लगा हूँ कि भाई जब यहाँ पर हम देखते हैं ना कि हमारे जैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट है, आप कारोबार करने का सोचते हैं तो आपको चलो गवर्नमेंट की तरफ से तो एक आपको वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइसेंस लेना है, ये वो होना है, उसमें आपको दिक्कतें देखने को मिलती है। लेकिन जो आपके अपने एक घर का माइंडसेट होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं जो है ना उस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं कर रहा होता कि आप जो है वो कारोबार करो, आप वो कहते हैं भाई जाके नौकरियां करो। हाँ, ठीक है, ये एक माइंडसेट रिस्क लेने के बारे में नहीं, हमारे घरों से जो है ये चीज़ जो है वो फ्लरिश जो है बचपन से ही बच्चों के दिमाग में जो है वो डाल देती है। हाँ, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ कर जाते हैं, तो वो एक अलग जो है वो उनका नाम जो है बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि भाई आप जब इन्वायरमेंट चेंज करना होता है ना तो बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो लेकर जो है वो आने पड़ते हैं। हर कंट्री में ये पोटेंशियल होता है भाई, जब सिंगापुर जैसा कंट्री जो है वो इतनी डेवलपमेंट जो है वो करके आज वो कहाँ से कहाँ जो है वो पहुँचा हुआ है। क्योंकि अगर आप उसके अभी इतिहास देखें तो आपको जो है वो नज़र आता है कि भाई वहाँ पर भी इतने अच्छे हालात नहीं थे। अगर आप जो है दुबई को आज देखते हैं, दुबई कहाँ एक रेगिस्तान था, आज वो कहाँ से कहाँ जो है वो पहुँच गया हुआ है। 50 इयर्स का जो उनका एक विजन था। बिल्कुल। तो भाई डेवलपमेंट जो है वो हर जगह जो है वो हो सकती है, बस उसमें जो है ना भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और लोगों का एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर जो है वो करता है। और मेरा ख्याल है कि उसमें जो है ना जो आपके गवर्नमेंट के इदारों में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है कि वो लोगों के लिए कितनी आसानियां जो है वो पैदा जो है वो कर रहे हैं, कि बजाय इसके कि लोग जो है वहाँ जाते हुए डरें और भाई किसी थर्ड पर्सन को कहेंगे भाई हमसे जितने पैसे लेने हैं ले, हमारा काम जो है वो करवा। उन्हें पता हो कि भाई हम जाएंगे, हम हमारा पेपर वर्क कंप्लीट है तो हमें फ़ौरन से जो है अप्रूवल जो है वो मिल जाएगा। अच्छा,
एक ये चीज़ मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट और लोग ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, इन दोनों का ही सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि कोई भी काम जो भी हमारे मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं या हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, दोनों को मुझे लगता है कि सही होने की ज़रूरत है। सिर्फ हम एक ही जगह पर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर गवर्नमेंट सही काम कर रही होती है और लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और जो स्टार्टिंग में एक फैक्ट बताया था वो मेरे लिए बड़ा नया था कि जहाँ पर जो रूरल एरिया से लोग आते हैं अर्बन एरियाज में, अच्छा मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया था। और मैं कहूँगी कि ये एक ऐसा डिफिकल्ट प्रश्न है ना जहाँ पर आप डिबेट कर भी सकते हो, हक में भी कर सकते हो और उसके अगेंस्ट भी कर सकते हो। इस तरह की ये एक सिचुएशन है, क्योंकि अगेन फायदे भी आपको नजर आ रहे हैं और नुकसान भी नजर आ रहे हैं। शहर और पॉपुलेटेड नहीं होते, लेकिन देखो उन्होंने एक लेकिन सॉरी इंटरप्ट कर, लेकिन जो गांव में रहते हैं उनके पास एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। बट उसके अलावा तुम ये देखो जो बीच में उन्होंने बात की वो भी उनका प्लान मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके जो टायर 2, 3, 4, 5 तक शहर वो भी बहुत अच्छे हैं। तो इससे भी तो तुम देखो ना लोग फिर अपनी अपनी जगहों पर काफी सेटिस्फाइड होते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय।